नमस्कार साथियों कैपिटल शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला पूंजी जो आप संग्रहित करते हैं निवेश के लिए, और दूसरा किसी देश या प्रांत की राजधानी। इसी से मिलता जुलता और सेम प्रोनाउंसिएशन का एक और शब्द है कैपिटल, जिसमें लास्ट के ए की जगह ओ है, और इसका अर्थ है वो बिल्डिंग जिसमें सरकार का विधायी अंग अपनी विधान संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाओं के लिए बैठते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएस कांग्रेस यानी यूएस पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोअर सदन, लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और अपर हाउस, सीनेट, जिस बिल्डिंग में अपनी कार्रवाई प्रक्रियाओं के लिए बैठते हैं उसे कैपिटल हिल कहते हैं, जो स्वाभाविक रूप से वॉशिंगटन डीसी में है। 6 जनवरी के दिन ट्रंप के भक्तों ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया और इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए इसमें घुस गए। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक ट्रंप भक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की चेयर को ऑक्यूपाई किए हुए है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक उकसाई हुई भीड़ किस हद तक जा सकती है। इस घटना में 5 लोगों की जानें गई हैं। फरवरी 2016 में जब ट्रंप अमेरिका की राजनीति के पटल पर बहुत तेजी से उभर रहे थे, उस समय टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट नोआम चॉम्स्की ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप जैसे व्यक्तियों का उभरना अमेरिकी समाज के ब्रेकडाउन के कारण है। 6 जनवरी की घटना को भी अमेरिकी समाज से अलग थलग करके नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैं इस वीडियो में फोकस करूंगा कि क्यों ट्रंप की इस घटना के लिए डायरेक्ट लायबिलिटी बनती है, उन्हीं की जवाबदेही बनती है, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कैपिटल हिल को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। आइए जानते हैं। साथियों, अमेरिका में घटी इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कुछ पक्षों को जानना होगा। सामान्य धारणा हमारे देश में भी ये बनी हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें वहां के वोटर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें हर राज्य के वोटर्स कुछ डेलीगेट्स को वोट करते हैं। इन डेलीगेट्स की संख्या हर राज्य में अलग अलग है, जो वहां के राज्य की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित है। जैसे पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टर्स हैं, तो कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स हैं, और ये इलेक्टर्स मिलकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कुल मिलाकर 538 इलेक्टर्स हैं। अमेरिका में इलेक्शन में पड़ने वाले वोटों की गिनती के बाद जो रिजल्ट घोषित होता है वो रिजल्ट अनऑफिशियल होता है। इसे ऑफिशियल रूप तब प्राप्त होता है जब 538 इलेक्टर्स दिसंबर महीने के सेकेंड वेडनेसडे के बाद आने वाले फर्स्ट मंडे को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं। इस बार ये तारीख 14 दिसंबर थी। प्रत्येक राज्य में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होने वाली वोटिंग प्रक्रिया को हर राज्य का अपना कानून निर्धारित करता है, वही गवर्न करता है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हर राज्य का अपना कानून ही इस वोटिंग प्रक्रिया को गवर्न करेगा। जबकि हमारे देश में जनरल इलेक्शन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल का संपूर्ण कार्य सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में निहित होता है। अमेरिका में भी एक फेडरल इलेक्शन कमीशन है, लेकिन उसका कार्य केवल कैंपेन फाइनेंस लॉ को एनफोर्स करने से संबंधित है। मोटे तौर पर सभी राज्य विनर टेक्स ऑल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को पॉपुलर वोट हासिल होते हैं, यानी सबसे अधिक वोट हासिल होते हैं, तो उस राज्य से संबंधित सभी इलेक्टर्स इसी पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करेंगे। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे पेंसिल्वेनिया राज्य में 20 इलेक्टर्स हैं। इस राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी को 3 नवंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 50% वोट हासिल हुए और रिपब्लिकन पार्टी को 48.8% वोट हासिल हुए। तो नियमतः इस राज्य के सभी इलेक्टर्स यानी 20 के 20 इलेक्टर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन को ही वोट डालेंगे। किसी इलेक्टर के लिए इस नियम का पालन करना कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि अमेरिका में ये परंपरा से स्थापित है। अगर कोई इलेक्टर इस परंपरा का पालन नहीं करता है तो ऐसे इलेक्टर को फेथलेस इलेक्टर कहा जाता है। स्वाभाविक है, अपने आप को कोई फेथलेस कहलवाना पसंद नहीं करेगा। तो ये घटना बहुत रेयर होती है कि कोई इलेक्टर अपने राज्य के पॉपुलर वोट के विपरीत जाकर के वोट कर दे, और अगर ऐसा उसने कभी किया भी है तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के परिणाम पर आज तक उसका कोई असर नहीं पड़ा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूएस कांग्रेस के दोनों सदन अपनी संयुक्त बैठक में जीते हुए कैंडिडेट की जीत पर फाइनल मोहर लगाते हैं। 6 जनवरी के दिन यही बैठक चल रही थी जब ट्रंप के कुछ भक्तों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। साथियों, अब जानते हैं कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। इसके लिए हमें 3 नवंबर को होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट
जो बाइडेन ने जो प्रमुख मुद्दे अपनी कैंपेनिंग में अपनाए उनमें शामिल था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोविड-19 महामारी के खतरे को कमतर आंकना, महामारी को गलत तरीके से हैंडल करना और इसके कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने में नाकामयाब रहना। जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन रैलीज और कैंपेनिंग के दौरान लगातार अपने समर्थकों से कोरोना वायरस के प्रति एहतियात बरतते हुए मेल इन वोटिंग को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए कहा, यानी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करना, जिससे पोलिंग बूथ पर पब्लिक प्रेजेंस को कम रख करके कोविड-19 के खतरे को कम से कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अपनी कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खतरे को नकारा, यहाँ तक कि फ्लोरिडा की अपनी एक रैली में उन्होंने अपना फेस मास्क उतारा और पब्लिक में फेंक दिया। साथ ही अमेरिकन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़ों को उन्होंने एग्जेजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाला बताया। साथ ही मेल इन वोटिंग को, पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाली गई वोटों को उन्होंने फ्रॉड, फेक कहना शुरू कर दिया और अपने समर्थकों से 3 नवंबर के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के इन पर्सन वोटिंग के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। अमेरिका में अलग अलग राज्यों ने मेल इन वोटिंग की प्रक्रिया में कई एडजस्टमेंट करके इसके प्रोसीजर को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सके और पोलिंग बूथ पर भीड़ से बच सके। ट्रंप ने मेल इन वोटिंग को डिस्करेज करने के लिए अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का प्रयोग करते हुए पोस्टल सर्विसेज के फंड को ब्लॉक कर दिया और खुलेआम ये कह दिया कि पोस्टल सर्विसेज के फंड को वो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इससे मेल इन वोटिंग बढ़ेगी, जिसका फायदा डायरेक्ट डेमोक्रेट्स को मिलेगा। अमेरिका में अर्ली वोटिंग के 2 रूप होते हैं। पहला मेल इन वोटिंग, यानी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग, और दूसरा इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले इन पर्सन वोटिंग। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्शन वाले दिन भीड़ को पोलिंग बूथ पर इकट्ठा होने से बचाया जा सके, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने ही अपने समर्थकों से लगातार अर्ली वोटिंग की अपील की थी ताकि संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। इसलिए यह लगभग तय था कि अर्ली वोटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन को ही जाएगा। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अर्ली वोटिंग के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और वेस्ट स्टेट्स ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं और इन्हें ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। वहीं साउथ के स्टेट्स और मिड वेस्ट के स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी को ट्रेडिशनली वोट करते हैं और इन्हें रेड स्टेट्स कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कभी रिपब्लिकन पार्टी को वोट करते हैं और कभी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं। इन्हें स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया जैसे राज्य स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं। इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स की भूमिका पहले से ही बहुत अहम इस इलेक्शन में प्रिडिक्ट की जा रही थी। 3 नवंबर को इलेक्शन के बाद जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो कुछ बैटल ग्राउंड स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन में ट्रंप और बाइडेन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। पेंसिल्वेनिया में जहां 20 इलेक्टोरल वोट्स है, वहीं जॉर्जिया और मिशिगन में 16-16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तीनों ही स्टेट्स में ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन जो वोटों की गिनती बाकी थी उसमें अर्ली वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा बाकी था, क्योंकि अर्ली वोटिंग की गिनती बाद में होनी थी और ये संभावना लग रही थी कि बाइडेन अपने और ट्रंप के बीच वोट के फासले को आसानी से पाट लेंगे, क्योंकि अर्ली वोटिंग के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाइडेन ने ही अपने समर्थकों से अपील की थी। इसी बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के स्टेटमेंट दे दिया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं और अब वोटों की गिनती बंद हो जानी चाहिए। अब वोटों की गिनती करने का मतलब है कि इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है, यानी जिस मेल इन वोटिंग को वो पहले से फ्रॉड कह रहे थे उसको उन्होंने सच बना करके पेश कर दिया। इलेक्शन में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट्स और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त हुए। इसके बावजूद भी ट्रंप ने लगातार इलेक्शन को कंसीड नहीं किया, बल्कि उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट को कोर्ट के माध्यम से चैलेंज करने का प्रयास किया। पहले उन्होंने पेंसिल्वेनिया स्टेट के इलेक्शन को पेंसिल्वेनिया फेडरल कोर्ट में चैलेंज किया। जब कोर्ट ने उनके सभी तर्कों को बिना किसी मेरिट के पाया तो ट्रंप ने फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस परंपरा का पालन नहीं किया जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हारने वाला कैंडिडेट अपनी हार को कंसीड करता है। ट्रंप ने कभी भी अपनी हार को कंसीड नहीं किया। 14 दिसंबर के दिन 538 इलेक्टर्स की जो मीटिंग होने वाली थी उसमें बाइडेन को पर्याप्त वोट प्राप्त हो गए, जो नियमतः होना भी था। 6 जनवरी के दिन कैपिटल हिल में यूएस कांग्रेस की बैठक होने वाली थी।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के इस ज्वाइंट सेशन में जो बाइडेन की जीत पर फाइनल मोहर लगने वाली थी। ट्रंप ने पहले से ही इस दिन वॉशिंगटन डीसी में अपने समर्थकों से इकट्ठा होने की अपील कर दी थी और इस इकट्ठा होने को अमेरिका को बचाने और चोरी रोकने जैसे नारों से लपेट दिया, क्योंकि वो अब भी लगातार उसी झूठ को बोल रहे थे कि दिस इज अ फ्रॉडुलेंट इलेक्शन, हमारे साथ चोरी हुई है। 6 जनवरी के दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर और अपने भक्तों के सामने एक भड़काऊ भाषण दे दिया और कहा कि हम इलेक्शन में कभी भी हार स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद वही हुआ जो पूरी दुनिया ने एक शौक की तरह देखा। ट्रंप के भक्तों ने कैपिटल हिल पर उस समय हमला कर दिया जब वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट का ज्वाइंट सेशन चल रहा था। भीड़ सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए कैपिटल हिल में अंदर घुस गई। कांग्रेस के सदस्यों को सदन में ही अपनी सुरक्षा के लिए छिपना पड़ा और वहां के गार्ड्स को अपने वेपन्स निकालने पड़े। इस घटना में कुल मिलाकर के 5 लोगों की जानें चली गई। इसके बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इलेक्शन को मुझसे, आपसे और हमारे देश से इस तरह से छीन सकते थे, लेकिन हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत विशिष्ट हैं, आप घर जाइए शांति के साथ। आप देख रहे हैं इनका स्टेटमेंट, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसे ये कोई जंग जीत करके आए हो देश के लिए। बहरहाल इस घटना के बावजूद भी कैपिटल हिल में चलने वाली बैठक में जो बाइडेन की जीत पर फाइनल मोहर लगा दी गई। यूएस वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो चुनाव नतीजों को पलट सके। बाद में ट्रंप ने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होगा, लेकिन उन्होंने 20 जनवरी को होने वाले बाइडेन के शपथ समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। साथियों, इस घटनाक्रम से आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति किसी पद की मर्यादा और ओहदे को किस हद तक चोट पहुंचा सकता है। इसका मतलब साफ है कि कोई इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करता है, ये केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उस संस्था के लिखित दायित्व क्या है, बल्कि कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का नैतिक आचरण क्या है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अमेरिका के लिए एक अलग ही कहानी रच करके जा रहे हैं। 6 जनवरी का कैपिटल हिल का इंसिडेंट विश्व भर के लोकतंत्र को याद दिलाता है कि लोकतंत्र और उस पर होने वाले खतरे को कभी भी हल्के में न लें। विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों जैसे भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली के सभी राष्ट्र प्रमुखों और सरकार प्रमुखों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चीन जैसे देशों ने तो तंज भी कसा। साथियों, इस तरह की घटना किसी भी लोकतांत्रिक देश में ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना, जागरूक नागरिक बनना, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही अपने नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय कर सकता है। जिन लोगों ने 6 जनवरी की घटना को अंजाम दिया वो किसी पार्टी के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो एक नेता के अंधभक्त थे जो अपने नेता के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए एक जागरूक नागरिक बनिए ताकि हमें और हमारे देश को कोई नेता अपने हाथों का खिलौना ना बना सके। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इस पागलपन से अगर बच निकलने में सक्षम नजर आ रहा है, सफल नजर आ रहा है, तो उसका कारण है वहां की मजबूत लोकतांत्रिक संस्थान, जिन्होंने ट्रंप के बिना मतलब के उल्टे सीधे दावों को सिरे से खारिज कर दिया, और वहां का मीडिया जिसने अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, 4th पिलर की भूमिका का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन किया। हमारे यहाँ की मीडिया की तरह नहीं कि सरकार की जाकर के गोद में बैठ गए। साथियों, इस घटनाक्रम से आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र एक बहुत ही नाजुक प्रणाली है जिसे बहुत संभलकर और जागरूक होकर ही खतरों से बचाया जा सकता है। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के इस काम को तख्ता पलट की किसी घटना से कम आंकते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों आप इसी तरह की ऑब्जेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।